AUV प्रेजेंट्स फॉरेस्ट गंप। कहानी के शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक आदमी बस स्टॉप पर बैठकर बस का इंतजार कर रहा है। तभी एक औरत आती है और उस औरत के जूते को बहुत गौर से देखता है और वो उसे अपने बचपन के जूते के बारे में बताता है। इस आदमी का नाम होता है फॉरेस्ट गंप। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ फॉरेस्ट गंप बहुत छोटा है और उसे चलने में परेशानी है। उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास लेके जाती है। डॉक्टर उसे अजीब से जूते पहना देता है जिसमें लोहे के रॉड्स लगे होते हैं और वह डॉक्टर उसके माँ को बताता है कि इसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, ये कभी भी ठीक से चल नहीं पाएगा। अब फॉरेस्ट गंप इन जूतों के साथ चलने लगता है पर वो ठीक से चल नहीं पाता। वो इन जूतों से बहुत परेशान होता है पर उसकी माँ उसका हौसला बढ़ाती है। वो उससे बोलती है कि अगर ईश्वर सबको एक जैसा बनाता तो तुम्हारे पैर ऐसा नहीं बनाता, तुम सबसे अलग हो। उसकी माँ उसे समझाती रहती है ताकि वो अंदर से मजबूत बना रहे। फॉरेस्ट गंप को स्कूल में भी एडमिशन से मना कर दिया जाता है क्योंकि उसका IQ लेवल लो है, पर उसकी मॉम प्रिंसिपल से सेटिंग करके उसको एक नॉर्मल स्कूल में एडमिशन करा देती है। फॉरेस्ट गंप जब पहली बार स्कूल जाने के लिए बस पर चढ़ता है तो कोई भी बच्चा उसे अपने सीट पर नहीं बैठाता और तभी एक लड़की फॉरेस्ट गंप को अपने पास बैठने को कहती है। उस लड़की का नाम जेनी होता है। फॉरेस्ट गंप को ये बहुत अच्छा लगता है और इन दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन फॉरेस्ट गंप के घर एक बहुत बड़ा सिंगर आता है। उसकी माँ देखती है कि वो सिंगर गिटार बजा रहा है और फॉरेस्ट गंप उस गिटार के धुन पर अजीब सा डांस कर रहा है। सिंगर को फॉरेस्ट का डांस बहुत फनी और अच्छा लगता है। जब एक दिन फॉरेस्ट अपनी माँ के साथ मार्केट से जा रहा होता है तो ये दोनों टीवी पर उसी सिंगर को देखते हैं जो उनके घर पर आया था। देखते हैं कि वो सिंगर फॉरेस्ट गंप के उन्हीं फनी डांस को कॉपी कर रहा होता है और यही स्टेप्स को फॉलो करके सिंगर पूरे दुनिया में फेमस हो जाता है। ये बात फॉरेस्ट गंप और उसके माँ को समझ नहीं आती और अब फॉरेस्ट गंप और जेनी बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। दोनों एक साथ खेलते हैं और बहुत सारा टाइम एक साथ रहते हैं। एक दिन जब ये दोनों वॉक कर रहे होते हैं तब इनके क्लास के 3 बच्चे आते हैं और फॉरेस्ट गंप को पत्थर मारने लगते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम एक बेवकूफ हो। एक पत्थर उसके फेस पर लगती है जिसे फॉरेस्ट गंप नीचे गिर जाता है। जेनी उसे उठाती है और बोलती है भाग जाओ। फॉरेस्ट भागने लगता है और वो तीनों बच्चे अपने साइकिल से उसका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते उसका स्पीड बढ़ती चली जाती है जिसके कारण उसके जूते में लगी लोहे की रड्स अलग अलग हो जाती है। फॉरेस्ट की स्पीड और बढ़ जाती है। वो इतना तेज भागने लगता है कि बच्चे साइकिल से भी इसे पकड़ नहीं पाते। जेनी अपने नानी के यहाँ आ जाती है। उसकी नानी के घर फॉरेस्ट के घर के आसपास ही होता है। जेनी अक्सर रात में फॉरेस्ट गंप के साथ सोने के लिए आ जाती है। वो फॉरेस्ट गंप को झूठ कहती है कि उसके घर में कुत्ता है जिससे उसको डर लगता है। फॉरेस्ट गंप और जेनी अब दोनों बड़े हो चुके हैं और जो बच्चे उसे बचपन में परेशान करते थे वो आज भी उसे परेशान करते हैं। फॉरेस्ट गंप अभी भी उनसे बचने के लिए भाग जाता है और वे इसका पीछा करते हैं पर कभी पकड़ नहीं पाए। एक दिन फॉरेस्ट गंप उन लोगों से बचने के लिए भागते भागते एक फुटबॉल के मैदान में आ जाता है। वहाँ एक खिलाड़ी बॉल लेकर के भाग रहा होता है। फॉरेस्ट गंप इतना तेज भाग रहा होता है कि वो उससे भी आगे निकल जाता है। वहाँ पर जो कोच होता है वो पूछता है कि ये कौन है। तभी उसको बताया जाता है कि यह एक लोकल इडियट है, इसका नाम फॉरेस्ट गंप है। कोच को इसका रफ्तार बहुत अच्छा लगता है और उसे फुटबॉल टीम में ले लिया जाता है, लेकिन इसके लिए उसे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है। हालांकि वो स्कूल में सालों से पास नहीं हुआ है, हर साल फेल हो जाता है, पर अब वो कॉलेज की फुटबॉल टीम में है। बस इतना पता है कि बॉल लेके भागना है। उसे गेम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, पर जब भी उसके हाथ में बॉल आता है वो भागना चालू कर देता है। कभी कभी तो वो बॉल लेकर घर भाग जाता है क्योंकि उसे नहीं पता कि कब रुकना है। पर कोच और बाकी स्टाफ उस पर बहुत खुश रहते हैं क्योंकि वह बहुत सारा मैच जीतवाया है। फॉरेस्ट गंप बहुत फेमस हो जाता है, पूरे अमेरिका में उसका नाम होता है और उसे ऑल अमेरिकन फुटबॉल टीम में भी शामिल कर लिया जाता है। फॉरेस्ट गंप अगले 5 सालों तक अपने कॉलेज के फुटबॉल ग्राउंड में इसी तरह से बॉल लेकर भागता
करता रहता है। इसके बाद उसका कॉलेज का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, एक डिग्री मिल रही होती है। फॉरेस्ट गंप कहता है कि वो तो सिर्फ भाग रहा होता है, इसके बदले मुझे डिग्री मिल गई। ये बहुत अजीब है। जब वो अपने मॉम के साथ होता है तभी आर्मी का एक ऑफिसर आता है, उसे बधाई देता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने अपने भविष्य के बारे में सोचा है। फॉरेस्ट गंप आर्मी में भर्ती हो जाता है। वह एक सोल्जर है और वह आर्मी के ट्रेनिंग के लिए एक बस में जा रहा होता है। वह बस ड्राइवर से बोलता है कि मेरा नाम फॉरेस्ट गंप है। ड्राइवर बोलता है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, गंदी नाले के कीड़े, पीछे जाकर बैठ जाओ। फॉरेस्ट गंप बच्चों की तरह मासूम होता है। वो पीछे बैठने के लिए चला जाता है पर कोई उसे साथ नहीं बैठाता। अभी एक आदमी कहता है कि तुम मेरे साथ बैठ सकते हो। उस आदमी का नाम बब्बा होता है। वो फॉरेस्ट गंप को बताता है कि मेरा परिवार आज तक सिर्फ एक ही काम किया है, वो काम झींगों का है। मैं भी झींगों का काम करना चाहता था, उसके लिए एक बोट भी खरीदना चाहता था, पर मैं आर्मी में भर्ती हो गया। मेरी माँ झींगे पकाती है, मेरी माँ की माँ भी झींगे पकाती है, मेरी माँ की माँ की माँ भी झींगे ही पकाती थी और मैं भी झींगे पकाना चाहता हूँ। पापा हमेशा एक ही बात करता है और वो बात झींगों की होती है। ट्रेनिंग के दौरान जवानों को गन असेंबल करने का ट्रेनिंग दिया जाता है। इसमें फॉरेस्ट गंप सबसे फास्ट गन असेंबल कर लेता है। देखकर उसका सीनियर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आर्मी के इतिहास में आज तक किसी ने इतना फास्ट गन असेंबल नहीं किया। यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा IQ लेवल बहुत हाई है। फॉरेस्ट गंप कहता है ओके सर। जब एक रात फॉरेस्ट बेड पर सो रहा होता है तभी मैगजीन में जेनी का फोटो देखता है। किसी वजह से जेनी को उसके कॉलेज से निकाल दिया गया है। फॉरेस्ट गंप छुट्टी लेकर जेनी से मिलने जाता है तो वह देखता है कि जेनी एक नाइट क्लब में काम कर रही है। वहाँ उसे कुछ लोग छेड़ रहे होते हैं। फॉरेस्ट गंप उनसे लड़ता है और जेनी उससे कहती है कि तुम हमेशा नहीं बचा सकते। जेनी अपनी जिंदगी से परेशान हो गई होती है, रास्ता भटक गई है। फॉरेस्ट उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जेनी उससे कहती है कि तुम्हें प्यार का मतलब नहीं पता। जेनी उससे कहती है कि याद है हमने बचपन में एक फ्रे की थी कि हम दोनों चिड़िया बन जाएं, दूर कहीं उड़ जाएं। कहते कहते वो फ्लाईओवर की दीवार पर चढ़ जाती है और नीचे देखने लगती है। जेनी के मन में सुसाइड करने का ख्याल आ रहा होता है। फॉरेस्ट जेनी से कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। ये सुनकर जेनी वहाँ से नीचे उतर जाती है। उसी समय एक गाड़ी आती है और जेनी उस गाड़ी पर बैठने लगती है। फॉरेस्ट बोलता है कि वे मुझे वियतनाम भेज रहे हैं, वहाँ युद्ध चल रहा है। ये सुनकर जेनी फॉरेस्ट से कहती है कि तुम मुझसे एक वादा करो कि जब भी खतरा हो तुम वहाँ से भागोगे, हीरो बनने की कोशिश नहीं करोगे। फॉरेस्ट गंप उससे वादा करता है और इसके बाद फॉरेस्ट गंप और उसके साथी सोल्जर को वियतनाम भेज दिया जाता है जहाँ पर वार चल रहा है। उसके साथ बब्बा भी होता है। बब्बा जब वहाँ पर झील देखता है तो वह बोलता है कि एक बार हम इस जगह पर कब्जा कर लें, इसके बाद हम यहाँ पर झींगे पकड़ने के लिए आएंगे। मेरे पास एक और अच्छा प्लान है, हम दोनों एक नाव खरीद लेंगे और समंदर में जाकर बहुत सारा झींगे पकड़ेंगे। हमें घर लेने की जरूरत नहीं है, हम नाव में ही सो लेंगे और खाने में हम सिर्फ झींगे ही खाएंगे। फॉरेस्ट गंप कहता है बहुत अच्छा आइडिया, हम यही करेंगे। अब एक दिन जब ये जंगल में लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तभी इनके ऊपर दुश्मन हमला कर देते हैं, इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उस तरफ से गोलियां चल रही होती हैं। तभी फॉरेस्ट गंप को जेनी से किया हुआ वादा याद आता है और वह वहां से भागने लगता है। कुछ दूर भागने के बाद उसे याद आता है कि उसके साथी अभी भी फंसे हुए हैं। उन्हें बचाने आता है पर उसके सारे साथी जख्मी पड़े हैं। वह उन्हें एक एक करके सबको बाहर निकालता है। उसमें लेफ्टिनेंट डैन भी होते हैं, लेकिन बब्बा को गोली लग चुकी होती है, कारण वो बच नहीं पाता। बब्बा की मृत्यु हो जाती है। फॉरेस्ट गंप को भी एक गोली लग जाती है और वो गोली लगती है उसके बट पे। पर फॉरेस्ट गंप को इसकी कोई टेंशन नहीं है और वो हॉस्पिटल में आइसक्रीम एंजॉय कर रहा होता है और एक आइसक्रीम लेफ्टिनेंट डैन को भी देता है जिसकी जान उसी ने बचाई है। पर डैन उससे नफरत करते हैं क्योंकि उनकी दोनों टांगें कट चुकी हैं। वो नहीं चाहते थे कि वो बच जाएं, पर फॉरेस्ट ने उनकी जान बचा ली। फॉरेस्ट गंप देखता है कि एक सोल्जर जो जख्मी है पिंग पोंग खेल रहा होता है। फॉरेस्ट गंप वहाँ जाता है और वो जख्मी सोल्जर उसे गेम के बारे में बताता है। वो बोलता है पिंग पोंग खेलना बहुत आसान है, बस तुम्हारी नजर बॉल से नहीं हटना चाहिए। तो फॉरेस्ट गंप पिंग पोंग बहुत अच्छे से सीख रहा होता है।
वो इस गेम में इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि जब वो खेलता है तो बाकी सोल्जर जो उस अस्पताल में एडमिट होते हैं उसे बैठकर देखते हैं, एंजॉय करते हैं। फॉरेस्ट गंप को वार के लिए मेडल मिलता है। वह मेडल लेने जाता है तो उसकी मुलाकात जेनी से हो जाती है। जेनी को ड्रग्स की लत लग चुकी होती है। वो उन लोगों के साथ रहती है जो सरकार के खिलाफ हैं, चाहते हैं कि वार खत्म हो। वहाँ पर एक जेनी का साथी भी होता है जो उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में होता है। जेनी और उसके बीच में बहस हो जाता है और वह जेनी को एक थप्पड़ मार देता है। फॉरेस्ट गंप यह देखकर आग बबूला हो जाता है और वह उस आदमी को बहुत बुरी तरीके से पीटता है। इसके बाद फॉरेस्ट गंप और जेनी वहाँ से निकल जाते हैं, रात भर बाहर घूमते हैं। उसके सुबह वह आदमी फिर से आता है और जेनी को मना लेता है और इस तरह से फिर से जेनी और फॉरेस्ट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फॉरेस्ट गंप एक दिन लेफ्टिनेंट से मिलता है जिनकी टांगें कट गई थी। लेफ्टिनेंट उससे बोलता है कि तुम एक मंदबुद्धि इंसान हो, सरकार ने एक बेवकूफ और मंदबुद्धि को मेडल दिया है। फॉरेस्ट गंप कहता है यस सर। फॉरेस्ट गंप लेफ्टिनेंट को कहता है कि जब वह सर्विस से रिटायर हो जाएगा तो वह एक शिप खरीदेगा, कैप्टन वो होगा। लेफ्टिनेंट उसके बातों को सुनकर हंसते हैं, कहते हैं कि जब तुम शिप का कैप्टन बने तो मैं तुम्हारा साथ देने जरूर आऊंगा। अब एक बार वो दिन आ ही जाता है और फॉरेस्ट गंप को सर्विस से रिटायर कर दिया जाता है। इसके बाद फॉरेस्ट सीधा बब्बा के घर जाता है और उसके मॉम से कहता है कि मैं बब्बा से वादा किया था, मैं उसके साथ पार्टनरशिप में एक बोट खरीदूंगा, दोनों मिलकर झींगे पकड़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। बब्बा की मॉम कहती है क्या तुम पागल हो? फॉरेस्ट को सेना से $25,000 मिले होते हैं, इससे वह बहुत बड़ा नाव खरीद लेता है और बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे एक भी झींगा नहीं मिलता। एक दिन उसे एक व्यक्ति मिलता है जो उससे कहता है कि तुमने अपना नाव का कोई नाम नहीं रखा, इसीलिए मनहूसियत छाई हुई है। और अब फॉरेस्ट गंप उस नाव का नाम रखता है जेनी, क्योंकि जेनी से वो इस संसार में सबसे ज्यादा प्यार करता है। एक दिन वो देखता है कि समंदर के किनारे लेफ्टिनेंट डेन बैठे हुए हैं, जिन्होंने उससे कहा था कि जब तुम शिप का कैप्टन बन जाओ तो मैं तुम्हारा साथ देने जरूर आऊंगा। फॉरेस्ट उन्हें देख अपना नाव छोड़कर पानी में कूद जाता है, उनके पास चला जाता है। डेन कहते हैं कि मैं अपना वादा पूरा करने के लिए आ गया, पर तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें सर कहूंगा। फॉरेस्ट गंप कहता है यस सर। डेन कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि झींगे कैसे पकड़ा जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी इन दोनों के हाथ कुछ नहीं लगते। अगर जाल में कुछ फंसता है तो वो है सिर्फ कचड़ा। लेकिन ये दोनों हार नहीं मानते और एक रात को दोनों झींगे पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। उस रात समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आता है। अगले सुबह जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि बाकी सारे नाव तबाह हो गए हैं। तूफान के कारण सारा नाव बर्बाद हो जाता है, केवल फॉरेस्ट गंप का ही नाव बची होती है। अब इनके नाव के अलावा कोई भी नाव झींगे पकड़ने के लिए नहीं होता, इसलिए ये इतने झींगे पकड़ते हैं कि बहुत अमीर हो जाते हैं। अब इनके पास बहुत सारी बड़ी बड़ी नाव हैं। उन्होंने झींगों की एक कंपनी खोल दी है जिसका नाम बब्बा गम है, जो पूरे अमेरिका में फेमस हो गया है। जब एक रात ये दोनों नाव में होते हैं तभी फॉरेस्ट को पता चलता है कि उसकी माँ बीमार है। वो नाव से कूद जाता है और भागता हुआ अपने माँ के पास पहुँच जाता है। कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। फॉरेस्ट फैसला करता है कि वह वापस लेफ्टिनेंट के पास नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। वह यहीं पर घास काटने का नौकरी करने लगता है। एक दिन उसे लेफ्टिनेंट डेन का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारा सारा पैसा एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया हूँ, अब तुम्हें पैसों की कमी नहीं होगी। उस लेटर पे एप्पल का निशान होता है। फॉरेस्ट को लगता है कि लेफ्टिनेंट उसका सारा पैसा किसी फल की कंपनी में लगा दिया है, जबकि लेफ्टिनेंट सारा पैसा एप्पल कंपनी में लगाया होता है जो आईफोन बनाती है। पर फॉरेस्ट को इस बात का कोई परवाह नहीं है। पर अब ये दोनों मिलीनियर बन चुके हैं। फॉरेस्ट गंप के पास जो पैसा आता है उसका एक ढेर चर्च को दे देता है, एक ढेर हॉस्पिटल को, एक ढेर दे देता है बब्बा के मॉम को। बब्बा की मॉम जो दूसरों के घरों में खाना बनाती थी, अब उसके पास खुद का एक कुक है। लेकिन फॉरेस्ट गंप अपने खुद के जिंदगी में बहुत उदास होता है। उसे जेनी की बहुत याद आती है और एक दिन जेनी उसके पास वापस आ जाती है। उसे नहीं पता कि जेनी क्यों आई है और न ही उसे जानना है। जेनी की जिंदगी बहुत दुख से गुजरी होती है कि माँ नहीं है। उसके पिता उसे बहुत परेशान करते थे। जवानी में वह प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग्स में पड़ गई और अब वह फॉरेस्ट गंप के पास आ चुकी है।
दोनों दिन भर घूमते रहते हैं। फॉरेस्ट गंप दिन भर उससे बातें करते रहता है और जेनी उसकी बातें सुनती रहती है। एक रात फॉरेस्ट जेनी से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जेनी कहती कि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे शादी करो, और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। अगली सुबह जब फॉरेस्ट सोकर उठता है तो देखता है कि जेनी वहाँ पर नहीं है। एक बार फिर से फॉरेस्ट गंप को छोड़कर चली जाती है। इस बात से उसे बहुत दुख होता है और उसका मन भागने का करता है। वह भागना शुरू कर देता है। उसके बाद कई महीनों सालों तक भागता जाता है। सब उससे पूछते हैं कि तुम क्यों भाग रहे हो। भागने की वजह से बहुत फेमस हो जाता है। वह किसी वजह से नहीं भाग रहा होता, सिर्फ इसलिए भाग रहा होता है क्योंकि उसका मन कर रहा होता है। उसके पीछे बहुत सारे लोग भाग रहे होते हैं। सबको लगता है कि इसके भागने के पीछे कोई मकसद है। भागते भागते उसे 3 साल 2 महीने 14 दिन और 16 घंटे हो चुके हैं। एक दिन वह रुक जाता है। सोचता है कि वह कुछ कहेगा। फॉरेस्ट बस इतना कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ और मैं घर जाना चाहता हूँ। वो अपने घर चला जाता है जहाँ उसे जेनी का लेटर मिलता है। इस पे जेनी का एड्रेस होता है। जेनी ने अपने पास बुलाया होता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ फॉरेस्ट गंप बस स्टॉप पर बैठा है और अपनी कहानी सबको सुना रहा होता है। वो उस एड्रेस को एक बैठी हुई लेडी को दिखाता है। लेडी इससे बताती है कि तुम्हें इस एड्रेस पर जाने के लिए बस पकड़ने की जरूरत नहीं है, पास में ही है। फॉरेस्ट गंप भाग कर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां उसे जेनी मिलती है। जेनी उसे अपने बेटे से मिलवाती है और बताती है कि ये गंप है और ये तुम्हारा बेटा है। यह फॉरेस्ट गंप का ही बेटा होता है। फॉरेस्ट गंप अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। जेनी उसे बताती है कि मैं बीमार हूँ, मेरी बॉडी में किसी तरह का वायरस है। फॉरेस्ट गंप कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, अगर तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो मैं तुम्हारा सेवा करूँगा। जेनी कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। फॉरेस्ट हाँ कह देता है। इसके बाद इनकी शादी हो जाती है। इनकी शादी में लेफ्टिनेंट डैन भी आते हैं। वो भी अब शादी कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने अपने नकली पैर भी लगा लिए हैं क्योंकि अब वो बहुत अमीर है। शादी के कुछ दिन बाद ही जेनी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन फॉरेस्ट गंप के पास उनका नन्हा बेटा गंप होता है। फॉरेस्ट गंप की पूरी जिंदगी अपने बेटे के चारों तरफ घूमती है। उसे कहानी सुनाता है, उसे पिंग पोंग खेलने के लिए सिखाता है, लेकिन वह जेनी को भी बहुत याद करता है। अंत में दिखाया जाता है कि फॉरेस्ट गंप का बेटा ठीक उसी तरह स्कूल जाता है जैसे कि फॉरेस्ट गंप अपने बचपन में स्कूल बस में बैठकर स्कूल जाता था। फॉरेस्ट गंप का बेटा नन्हा फॉरेस्ट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है कि फॉरेस्ट गंप दुनिया के नजरों में एक बेवकूफ था। लेकिन बचपन में उसकी डांस स्टेप को कॉपी कर सिंगर एल्विस प्रेस्ली बहुत फेमस हो गए। के बाद उसने अपना स्कूल में बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर बना। के बाद उसने फौज में गन को सबसे फास्ट असेंबल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद उसे सेना में बहादुरी का मेडल मिला। उसके बाद वो पिंग पोंग का बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर बना। उसके बाद सेना से रिटायर होकर झींगों के काम में बहुत बड़ा कामयाबी हासिल की। उसने बहुत पैसे कमाए, एप्पल कंपनी में पैसे लगाए, और जब बाद में उसने रनिंग की तो वो भी पूरे दिल से की क्योंकि उसका मन कर रहा था, और उसमें भी उसने अपना नाम पूरा दुनिया में किया। इस वजह से फॉरेस्ट गंप, जिसका IQ लेवल बहुत कम था, इतना कम कि उसे स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिल रहा था, वो दुनिया में फेमस हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फॉरेस्ट गंप ने जो भी काम किया पूरे दिल से, पूरे मन से और फोकस्ड होकर किया। कोई भी इंसान कोई भी काम इसी तरीके से करता है तो एक दिन जरूर कामयाब होता है। कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में कोई भी काम हमें पूरे फोकस्ड होकर करना चाहिए। यह मूवी रिलीज हुई थी 1994 में। इसकी IMDb रेटिंग है 8.8। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।